हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम और लाउड के साइमलकास्ट पर। दोस्तों, भारत देश चला कौन रहा है? जी हाँ, ये प्रश्न मैंने जानबूझकर पूछा है कि भारत का संचालन कौन कर रहा है, भारत का प्रशासन कौन चला रहा है, भारत की सारी व्यवस्था को कौन संचालित कर रहा है। क्या वास्तव में ही राजनीतिक जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो चला रही हैं, या उसके पीछे कोई और सोच है, कोई और है? जी हाँ, दिखने में हमारे सामने जो व्यवस्थाएं आती हैं वो आपकी प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, पॉलिटिकल सेटअप भी है, इसके अलावा जुडिशरी भी है, और हमारा चौथा स्तंभ मीडिया भी है, जहां से हम इस समय आपको संबोधित कर रहे हैं। लेकिन एक पहिया और है जो आज इन चारों पहियों के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, देश को चला कौन रहा है, देश की नीतियां कौन बना रहा है, देश का बजट कौन सेट कर रहा है? अल्टीमेटली सारे के सारे बेनिफिट, सारे फायदे सिर्फ कुछ पॉकेट्स तक कैसे सीमित हो रहे हैं? ये कैसे हो सकता है कि जहां पर देश की जीडीपी तो बढ़ती दिखाई देती है, लेकिन आम आदमी की जिंदगी बदतर होती जा रही है? ये वही देश है जहां पर आटे पर जीएसटी है, हॉस्पिटल के बेड्स पर जीएसटी है, लेकिन कहीं ना कहीं हीरे के ऊपर जो जीएसटी वो कम हो जाता है। कहीं ना कहीं हर एक प्रतिष्ठान जो है भारत का, ऐसा लगता है कि सिर्फ एक या दो हाथों तक सिमटता हुआ नजर आ रहा है। आप एयरपोर्ट का नाम लीजिए, आप पोर्ट्स का नाम लीजिए, आप सड़कों का नाम लीजिए, एक्सप्रेस हाईवे का नाम लीजिए, या बाकी जितनी हमारी फैक्ट्रीज हैं या प्रतिष्ठान हैं उनका नाम लीजिए। और अब और तो और जो स्पेक्ट्रम बेचे जा रहे हैं उसके अंदर भी एक नई एंट्री होने जा रही है, बल्कि हो चुकी है अब तो कहा जाए। तो क्या भारत के अंदर जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जितना भी क्या कहते हैं कि हमारा व्यापार है, क्या कुछ हाथों तक है? क्या अब वही निर्धारित करेंगे कि भारत किस दिशा में जाएगा, कैसे जाएगा? ये प्रश्न तो एक तरह से यक्ष प्रश्न है, और इनका जवाब भी ढूंढना जरूरी है। इन्हीं जवाबों को ढूंढने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एक, क्या कहा जाए, यक्ष पैनल या विद्वान पैनल, जो भी आप कहना चाहें। हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी, चीफ एडिटर कर्मवीर। बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय निकाला, हमारे साथ आए। वैसे सुना है आपके शहर में बाढ़ काफी आई हुई है। आई होप कि सब सुरक्षित हैं, सब सेफ हैं। हमारे साथ हैं आनंद वर्धन सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, मैं उनसे बहुत सीखता रहता हूं पर्सनली। स्वागत है सर। और अजय शुक्ला जी, द प्रिंसिपल के चीफ एडिटर, स्वागत है आपका। मैं दरअसल आप सबसे सीख सीख के यहाँ पहुंचा हूं, क्योंकि मैं सबसे जूनियर हूं इसके अंदर। मेरी उम्र मुश्किल से 3.5 साल है, जबकि आपने अपनी जिंदगी के 40-45 साल गुजारे हैं। इससे पहले कि मैं प्रारंभ करूं, मैं हालांकि बधाई तो मैं दे चुका हूं। एक बधाई तो खैर राकेश जी को थी, लेकिन एक बधाई आनंद वर्धन सिंह जी को बनती है खास तौर से। वो क्या कहते हैं ना कि हे राम टू जय श्री राम, ये एक नायाब जो पुस्तक इन्होंने लिखी है। मुझे लगता है मैं जल्दी मंगा लेता हूं, पहले उसको बैठ के पढ़ता हूं मैं, ताकि लोगों तक कुछ उसका संदेश पहुंचा पाऊं। लेकिन मुझे लगता है कि इस पुस्तक ने, मुंबई की भाषा में कहते हैं, धमाल मचा के रखा हुआ है। और खास तौर से अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे और बाकी जो ऑनलाइन खास तौर से प्लेटफॉर्म्स हैं, उसकी सेल बेहतरीन जा रही है। और उसके जो धमाके हैं दूर दूर तक सुनाई दे रहे हैं। अल्टीमेटली भारत की कहानी है, जो आनंद वर्धन सिंह जी के शब्दों में से क्या कहें, कुछ मोती उसमें निकल के उस किताब में आए। आपको बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन आपका। पहले मैं आनंद जी आपके पास ही आता हूं। भारत चला कौन रहा है? ये देश किसका है? और जब पर कैपिटा की बात करते हैं तो कहते हैं $2000, तो किसकी इनकम बढ़ रही है? जब पूरा भारत गरीब हो रहा था, हर आदमी खाने को तरस रहा था, 82 करोड़ लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी, उस समय चंद लोग अपनी, क्या कहते हैं कि जो व्यापारिक गतिविधियां हैं बढ़ाते हुए, उनके मुनाफे पर आवर 70 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़ तक बढ़ रहे थे। यानी कि इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा कि आम आदमी पिसता गया, और आज भी पिस रहा है। लेकिन कुछ घर ऐसे हैं जो सब कुछ समेट कर बैठ गए। ये देश किसका है? चला कौन रहा है? मनन जी। आ, नमस्कार दिनेश भाई, एक तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज काइंड वर्ड्स फॉर द बुक। देखिए, ये मुझे नहीं लगता है कि इसमें अब कोई डिबेट रह गई है कि ये देश चला कौन रहा है। ये इसमें कोई अब डिबेट का विषय नहीं है। ये देश अब पूंजीपति जैसे चाह रहे हैं और वो मार्केट के हवाले कर दिया गया है
कैपिटलिस्ट, जो कुछ लोग उसको क्रोनी कैपिटलिज्म बोलते हैं, जो भी उसका नाम ले लीजिए, लेकिन जिसके पास पैसा है वो आज डिसाइड कर रहा है कि देश कैसे चलेगा। वो देश ही कैसे नहीं चलेगा, वो डिसाइड कर रहा है कि उसको कौन सी मेडिकल सुविधा मिलेगी, वो डिसाइड कर रहा है कि उसको न्याय कितनी जल्दी या देरी में मिलेगा, वो डिसाइड कर रहा है कि उसको एजुकेशन कौन सी मिलेगी, इत्यादि इत्यादि। जो बुनियादी चीजें हैं वो डिसाइड कर रहा है। इसका इसका फूहड़ उदाहरण और फूहड़ चीजें बहुत जगह दिखाई देती हैं। इस देश में अगर कोई अपनी पत्नी को जन्मदिन के उस पे 4,500-5 हजार करोड़ रुपए का घर अगर तोहफे में दे सकता है तो उसको मैं फूहड़पन कहूंगा। आपको पूरा हक है आप अपनी बीवी को ताजमहल से भी बड़ी कोई चीज दे दें, लेकिन अगर उसका सार्वजनिक प्रदर्शन हो रहा है और उस पे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं या लिखवाए जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। ये शायद हमारा देश दुनिया, क्योंकि हम 140 करोड़ हैं, हम करीब 15-16-17% हैं पूरी दुनिया की आबादी के। तो हमारे यहाँ ये जो एक जो समस्या है कि हमारे यहाँ गरीबी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो पैसे वाले हैं उनका भी एक मतलब, वो भी उनकी आमदनी भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है। दो बहुत छोटे उदाहरण हैं, ये सारे उदाहरण हमारे जो सुधी पाठक हैं, दर्शक हैं, वो देख भी चुके हैं, जान भी चुके हैं। जैसे एक छोटा सा ये है कि जब कोरोना आया था उस समय इस देश के दुनिया के पहले 100 जो सबसे वेल्दी मतलब नेटवर्थ के हिसाब से जो लोग थे जिनके पास पैसा ज्यादा था, वो 4 थे हिंदुस्तान के। कोरोना के बाद जब पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है, हमको और आपको भी उसका दंश झेलना पड़ रहा है। हम भी जब आज की तारीख में गाड़ी में डीजल या पेट्रोल भराने जाते हैं या कहीं बाहर निकलते हैं तो हरदम ये अब थोड़ी राशनिंग है कि भाई अगर एक बार निकले हो तो सारे काम करके आ जाओ, ये बार बार गाड़ी लेके जाना ठीक नहीं है, जो एक तरह से अदरवाइज भी होना चाहिए। वो जो 4 लोग थे अब वो 7 हो गए हैं। दुनिया के पहले 100 जो सबसे अमीर व्यक्ति उसमें 7 हैं। जनरली मुझे मतलब अगर बाकी कहीं होता है, कल के दिन गीतांजलि श्री ने बुकर जीता या चोपड़ा जी ने गोल्ड जीता या कोई इस तरह की बात होती है तो उसमें मुझे भी कहीं ना कहीं स्वाभिमान होता है और इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी। बट व्हेन इट कम्स टू कि गौतम अडानी जी अब दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं तो मुझे उसमें ना मेरा स्वाभिमान जगता है और ना मुझे उसमें किसी तरह की प्राइड आती है, क्योंकि मुझे उसमें ये लगता है कि ये हिंदुस्तान के उन गरीबों और खास करके जब अडानी जी ये भी बताते हैं कि मैं अपनी बर्थडे पे, उनकी शायद 60वीं बर्थडे थी अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वो 60,000 करोड़ रुपया वो जन कल्याण के लिए दे रहे हैं। वो जन कल्याण 60,000 करोड़ का कहां होगा, किसमें होगा, ये नहीं पता है। वो उन्होंने घोषणा कर दी है, उसके डिटेल्स किसी को नहीं मालूम है। और ज्यादातर ये जो बजट है इस तरह के हैं, वो अडानी जी अपना कहां लगाएंगे नहीं मालूम, अंबानी जी का मालूम है, उनकी पत्नी जी हैं वो आईपीएल में और इस तरह की चीजों में लगाते हैं जहां उनकी फोटो वोटो छपना आवश्यक होता है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि लोगों को जनरली ये लगता है कि नहीं भाई इसका कोई इलाज ही नहीं है, क्या किया जा सकता है। इसके इलाज थे, इसी देश में थे, इसी देश के जो पुराने जो हमारे कुछ ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने इसके इलाज बताए हैं। वो इलाज हम लोग भूल गए हैं या चूंकि वो ड्राइव कर रहे हैं तो उनका इंटरेस्ट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। चूंकि मैं इसलिए इस बातों को कह रहा हूं, मैं एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से आता हूं, मेरे घर में भी और मेरा जो पिछला वो था, जैसे आपने कहा ना कि आप 3.5 वर्ष की आपकी आयु है मीडिया में, मेरी आपसे थोड़ी ज्यादा है, मेरी 12-14 वर्ष की आयु है मीडिया। मुझसे पहले मेरी राजनीति पृष्ठभूमि थी। तो वहां पे भी जब आप किसी के घर भी वो कोई भी हो, देश के सर्वोच्च पदों पे बैठे हुए लोग थे, लेकिन ये आपको हरदम दिखाई दे जाता था कि वहां पे जो पैसा लेके आ रहा है ना, उसको थोड़ा उसकी एंट्री जल्दी हो जाती थी। ये मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे भी कह दूं, मेरे घर में भी जो कोई इलेक्शन होता था या कहीं कुछ ऐसी बात होती थी तो जो सेठ या जो पैसे वाला उसको अब चूंकि जिसके पास पैसा नहीं होता था वो उसको धन पशु बोलता था, उसको गुस्से में, क्योंकि गाली तो दी नहीं जा सकती है, उसको धन पशु बोलता था, लेकिन सामने जाके हाथ भी जोड़ के घूमता रहता था कि कुछ पैसा मिल जाए। तो वो भी जब आते थे तो उनको ज्यादा नहीं बिठाया जाता था। कुछ नेता उसका कारण ये बताते थे कि नहीं ऐसे लोगों को पास नहीं बिठाना चाहिए, लेकिन वो इसलिए नहीं कि वो पास नहीं बिठाना चाहिए, इसलिए कि उनको भाई अगली बार गुस्सा हो जाएगा,
आपको अगर चंदा 10 रुपया दे रहा है तो अगली बार हो सकता है 5 दे, हो सकता है ना दे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसका एक इलाज था, और इसका इलाज हमारे हाल के दिनों में बताया था। डॉक्टर लोहिया ने इन सारी चीजों की एक बात कही थी कि दाम बांधो। वो बार बार ये कहते थे कि सबसे गरीब व्यक्ति की आय और सबसे अमीर व्यक्ति की आय के बीच में एक कोई रिलेशनशिप होनी चाहिए। वो आज ये हम लोगों का टॉपिक नहीं है, लेकिन वो एक 1:20 है, 1:10 है, वो जो भी हो, लेकिन इससे ज्यादा आपकी आय नहीं हो सकती है। अगर मेरे दफ्तर में मेरा चपरासी को मैं 1,000 रुपया दे रहा हूं तो मेरी तनख्वाह 10,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या भी जो इस देश का कानून तय करे। उसी तरह से एक दाम बांधो की बात थी कि भाई आपका एक जो बेसिक, अगर गेहूं मान लीजिए 20 रुपए किलो मिल रहा है, तो उसका आप जो भी चेंज करके उसका जिस भी रूप में आप बेच रहे हैं, तो आप गेहूं जो भी, अब वो 1.5 गुना हो कि 2 गुना हो, मैं उस डिटेल में नहीं आ रहा हूं, क्योंकि वो फिर एक नया वो हो जाएगा, लेकिन उसका एक दाम बनना चाहिए, उसके ऊपर नहीं हो सकता है। मुझे तो सुन के हैरानी हुई। 2 चीजों की बात करके मैं इस बात को अभी विराम दूंगा, नेक्स्ट राउंड में फिर बोलूंगा। 2 चीजें, और वो 2 चीजें ऐसी हैं जो हमारे जो हम मुझे तो कम से कम हिला दिया है। आपके सोनीपत या पानीपत में एक बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, और जिससे बात करें कहता अरे बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, अरे बहुत अच्छी है। देश के जितने मतलब सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब लोग वहीं जाना चाहते हैं, वहीं पढ़ाना चाहते हैं, उनके बच्चे भी वहीं पढ़ रहे हैं जी। आपको सुन के ताज्जुब होगा, और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये गूगल करके आप उनकी साइट पे चले जाइए। ये कोई चोरी छुपे, अब इस देश में अब चोरी भी चुपचाप नहीं होती है, अब वो सीना चोरी है। बीए ऑनर्स की जो 4 वर्ष का है, उसकी ट्यूशन फीस पहले साल की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 10.5 लाख या 11 लाख है, और चौथे साल तक आते आते वो 12.5-13 लाख रुपए हो जाती है। 4 वर्षों में आप केवल ट्यूशन फीस के नाम पे 48 लाख रुपया उससे ले रहे हैं। 2 लाख रुपया उसका 50, मतलब अजीब अजीब तरह से 60-70 लाख रुपए में आदमी बीए ऑनर्स कर रहा है। तो ये इस देश में 60 लाख रुपए देके कौन भी ऑनर्स कर सकता है? आप तो 2 तरह की समांतर वो अपने आप शुरू से बना दे रहे हैं। और दूसरा, उससे ज्यादा जो शॉकिंग मेरे लिए, मैंने उस पर एक शो भी किया था, और वो शॉकिंग इसलिए है, और मैं चाहता हूं कि आपके शो में मैं इसकी बात करूं और ये जनरल विमर्श में आए। हिंदुस्तान में बेंगलोर की एक कंपनी है जो मां का दूध, ब्रेस्ट मिल्क जो है, उसको कमर्शियली बेच रही है और लाइसेंस लेके बेच रही है इस देश में। उसका दाम एक्सपोर्ट करने के लिए 4,500 रुपए फॉर 300 ml। मतलब इसमें शर्म करूं, गुस्सा करूं, आप इस टीवी इसको स्क्रीन को तोड़ दूं, अपना सिर नोच लूं, मुझे नहीं समझ में आता है। मां का दूध इस देश में बिकाऊ है। इतनी मार्केटिंग, आप इतना मार्केटिंग ड्रिवन हो गए। एलआईसी बेच रहे हैं, वो छोड़ दीजिए, मां के दूध को आप बेच रहे हैं। और उसका जो सबसे जो डॉक्टर अरुण गुप्ता हैं, जो उसके पीछे पिछले 30 साल से मुहिम चला रहे हैं, एक शॉकिंग चीज उन्होंने बताई, मां के दूध को ब्रैकेट किया गया एज डेयरी प्रोडक्ट। ये हम सबके लिए सार्वजनिक शर्म की बात है। तो मतलब हम बाजार के हवाले होते होते कहां तक पहुंच गए हैं। जैसे एक ये जो बिल्डर का है ना, आप कोई भी बिल्डिंग उठा के देख लीजिए, उसमें कुछ ना कुछ इलीगल होता ही है। उसी तरह से अगर हमारी संवेदना अब मां के दूध को भी हम बेचने पे उतारू हो गए हैं, वो एक अलग डिबेट है, क्योंकि वो मां के दूध का एक बैंक होता है, अगर बच्चों को जरूरत है। हम कमर्शियल दूध की बात कर रहे हैं, कमर्शियल हाउ यू कैन सेल दिस। तो मतलब मुझे भी अजीब सा देख के लगता है कि देश किस रास्ते पे जा रहा है, कोई इलाज नहीं। और कभी कभी लगता है कि नहीं, आशा है। श्रीलंका को देख के हरदम लगता है कि आशा है। उस राजपक्षे से जितना कंट्रोल उनका था, घर के 8-10 मतलब 4 भाई, 2-3 लड़के, भतीजे, ग्रैंडसन, सब लोग लगे हुए थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? तो इसलिए लगता है कि नहीं, लोकतंत्र में कहीं ना कहीं अंतिम आदमी का, जब वो जगता, हो सकता है जगने में उसको देरी लगे, लेकिन अगर जगता है तो वो अपने हक की लड़ाई तो जरूर लड़ता है। बहुत बड़ी बात कही आपने, और बात इसलिए बड़ी कही कि जिस देश में अमृतकाल के नाम पे आह्वान किया जाता हो कि देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दो, नैतिकता के नाम पर, सच्चाई के नाम पर, ईमानदारी के नाम पर, और वहां पर रोज आपकी एमएलए और एमपी की खरीद फरोख्त होती हो, एक जैसे मंडी में उसको बदल दिया गया हो,
और मंडी में बदलने के बाद फिर जब नैतिकता की दुहाई दी जाती है तो फिर ऐसा लगता है कि ये कौन लोग हो सकते हैं कि जो इतने ज्यादा अनैतिक हैं और हमें नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। राकेश पाठक जी, मैं आपके पास आता हूं। हर चीज ऐसा लगता है कि एक टैग लग गया है और चंद लोगों का कब्जा हो गया है। 2017-18 के अंदर जब मैंने बात कही थी अपने शुरुआती जब मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो उस टाइम बताया था कि चंद लोगों की जो इनकम है 70 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़ प्रति घंटा बढ़ रही है। मैं प्रतिदिन की बात नहीं कर रहा हूं। और वहीं पे 2017-18 में हमारी पर कैपिटा इनकम 1,14,000 थी और 2021-22 में वो घट के 94,000 हो जाती है। ये वार्षिक इनकम है सर। मतलब जो आम आदमी है वो तो गर्त में चला गया और सब कुछ इनका है। पोर्ट इनके, एयरपोर्ट इनके, माइंस इनके, मिनरल इनके, कोयला इनका, जहाज इनके, अब स्पेक्ट्रम भी इनका, सब कुछ इनका है। यानी कि हवा इनका, पानी इनका, आकाश इनका, पृथ्वी इनकी, सब कुछ इनका है अपने आम शब्दों में कहा जाए तो। यहां पर तो अब यहां तक है कि कहते हैं कि आप भारत से कोयला नहीं खरीद सकते, आपको बाहर जाना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर माइन के पास जाना पड़ेगा उस देश में और वहां से खरीदना पड़ेगा। सर इससे बड़ा स्कैंडल क्या हो सकता है? 55,000 करोड़ का कोयला जून में खरीदा गया जबकि जनवरी में सिर्फ 12,000 करोड़ का था। ये देश चला कौन रहा है? डॉक्टर पाठक जी, आपके। दिनेश सर, आनंद सर ने बड़े विस्तार से मीमांसा कर दी है वर्तमान परिदृश्य की। मैं अडानी का जिक्र किया आनंद सर ने, तो मैं थोड़ा सा उसमें और जोड़ता जाता हूं। जो आप सब जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि अडानी जी एक दिन सपना देखते हैं कि उन्हें कॉपर के कारोबार में आना है, तांबे के धंधे में। तो हिंदुस्तान का राष्ट्रीय बैंक SBI से लेकर और सारे बैंक खड़े हो जाते हैं सिर के बल और 6,071 करोड़ रुपए का कर्जा अडानी जी को मिल जाता है। वो सिर्फ नया धंधा शुरू करने की कोशिश करते हैं, उसका विचार लाते हैं, उसका प्रस्ताव रखते हैं और 6,000 करोड़ का कर्जा मिल जाता है। 38,000 करोड़ रुपए का विदेशी कर्जा है अडानी जी पर। कुल कर्जा शायद $2.2 बिलियन ऐसा या रुपया जो भी है, इतने भारी कर्ज में है वे। लेकिन देश की जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं, 3,01,000 करोड़ के कर्ज पे, कुल कर्जा जी 3,01,000 करोड़ है सर। 3,01,000 बिल्कुल। कुल कर्जा उनके ऊपर 3,01,000 करोड़ का है। तो आप समझ लीजिए कि इतने कर्जे वाला व्यक्ति दुनिया का, एशिया का या भारत का कौन से नंबर का अमीर बन जाए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ेगा कि उसके अमीर बनने के रास्ते में देश के संसाधनों, देश के वित्तीय संस्थाओं और देश के धन की कितनी बड़ी कुर्बानी दी जाएगी उसके इस नंबर गेम में। और ये आज हम नहीं जानते कि वे कब भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होकर विदेश चले जाएंगे, हम में से कोई नहीं जानता। इससे पहले जितने लोग चले गए वे हजारों करोड़ रुपया भारत सरकार का डकार कर, बैंकों का डकार कर, और भारत सरकार और बैंकों का क्यों, मेरा, आपका, हम सबका, आम जनता का पैसा हजम करके चले गए। अब आपका जो मूल प्रश्न है, मूल विमर्श है कि देश आखिर चला कौन रहा है। देखिए, सैद्धांतिक रूप से अगर हम कहें तो देश सरकार चला रही है। सरकार चुनी हुई है लोकतांत्रिक तरीके से, मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सब है। लेकिन असल में सब चारों, और हम भी हैं उसमें, मुख्य धारा का मीडिया भी है, लेकिन असल में हम सबको चलाने वाले अब दो समूह हैं। एक तो वो व्यावसायिक समूह है, कारोबारी, जिसका आनंद सर ने जिक्र किया, और दूसरा एक विचार समूह जिसका काबा, जिसका मुख्यालय काशी, मथुरा, नागपुर में है। असल में देश अब ये दो लोग चला रहे हैं और इन दो लोगों के इशारे पर चलते हुए देश की वानगियां हम हर दिन देखते हैं। आपने चुनी हुई सरकारों की खरीद फरोख्त की बात कही। एक ऐसा स्तंभ बचा था न्यायपालिका, जिससे हम लोग उम्मीद लगाए थे, लेकिन हर दूसरे दिन, हर दिन ऐसे फैसले आते हैं जिससे साफ लगता है कि देश और वो सर्वोच्च संस्था भी चला कोई और रहा है, उसकी डोर भी अब किसी और के हाथ में। क्योंकि एक से अपराध में, एक सी धाराओं में नूपुर शर्मा को पुलिस ढूंढने की कोशिश भी नहीं करती है। सबसे बड़ी अदालत कह देती है कि आपके हाथ उसके गिरेबान तक नहीं पहुंच रहे, आप रेड कारपेट बिछाए। उन्हीं धाराओं में
सच का खुलासा करने वाला, झूठ का पर्दाफाश करने वाला मोहम्मद जुबैर एक एक शहर में टप्पे खाते हुए पुलिस की गिरफ्त में घूम रहा है यहां से वहां, उसे जमानत देने को अदालत तैयार नहीं। और वो सबसे बड़ी अदालत अपने सम्मान के प्रति इतनी चिंतित है कि आज एक बहुत बेहतरीन फैसला उसने किया है। विजय माल्या ने अवमानना का जो मामला विजय माल्या द्वारा किया गया था, उसमें 4,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। मैं तो आश्चर्यचकित हूं, बेचारा गरीब विजय माल्या 20-30 हजार करोड़ लेकर गया था, 4,000 रुपए कहां से जुटाएगा? वो गरीब लंदन की सड़कों पर टोप ऐसे, हम सबको डोनेट करना चाहिए उसके लिए। हम लोग कर लेंगे, नहीं तो लंदन की सड़कों पे अपने टोप में वो भीख मांगकर बेचारा ये 4,000 रुपए जुर्माना अदा करेगा सुप्रीम कोर्ट का। तो हमको सच में दया आ रही है उसके प्रति। तो जो सरकार और देश चलाने के जो अंग होते हैं, जो तंत्र होता है, जो इकाइयां होती हैं, असल में उन सबकी डोर तो किसी और के हाथ में है। जिस दूसरे विचार समूह की मैं बात कर रहा हूं, देश दरअसल में अब वो चला रहा है। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे चुने हुए मंत्रिपरिषद के लोग, माननीय शिखर पुरुष, प्रधान सेवक, वे सब भी शायद वो कोई विवेकानंद फाउंडेशन करके कोई है, एक अजीब सा कोई समूह है, वो बैठकर 2025 के किसी स्वप्न को साकार करने के लिए इस देश को चला रहा है। इस देश को चलाने वालों को चला रहा है असल में, दिनेश जी। तो मैं आनंद जी की बात से चिंतित भी हूं। वे श्रीलंका याद दिला देते हैं बार बार। मैं लगातार देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर, फेसबुक, ट्विटर पर हम और आप जैसे लोग जब कुछ लिखते हैं तो बहुत सारे लोग डरे हुए, कांपते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने एक मित्र की वॉल पर आज ट्वीट किया कि डरे हुए दरअसल वे लोग हैं जो श्रीलंका की राह पर चल रहे हैं। हम लोग डरे हुए थोड़ी हैं, हम आशंकित हैं, हम डरे हुए नहीं हैं। डर वे रहे हैं लोग जो श्रीलंका की तरह इस देश को चला रहे हैं। तो उन्हें अपने डर की चिंता करनी चाहिए। हम पर क्यों आरोप लगा रहे हैं कि हम उन्हें डरा रहे हैं? हम थोड़ी डरा रहे हैं उन्हें। आनंद वर्धन सिंह ने कहां डराने की बात कही? उन्होंने तो सिर्फ ये कहा कि एक जागरूक देश, एक जागरूक जनता अंत में इस तरह की असमानता, आर्थिक विभेद, सामाजिक अत्याचार, इन सब से जब आजिज आ जाती है तो इस राह पर चलती है। सिर्फ यही तो कह रहे हैं। तो आप क्यों डर रहे हो? आप डर इसलिए रहे हैं क्योंकि आप जान रहे हैं कि आप उसी राह पर चल रहे हैं। आपका शिखर नेतृत्व भी गोटाबाया की राह पर चल रहा है, इसलिए डर है आपको। राजपक्षे की तरह आप भी वही सब कर रहे हैं। धर्म और कट्टरता के नाम पर श्रीलंका को जिस हाल में ले गए थे, तो श्रीलंका यही होना था कि लंका दहन तय था। तो अगर भारत भी उसी राह पर चलेगा तो श्रीलंका जैसा हश्र होगा। हम लोग डरा नहीं रहे, हम चेतावनी दे रहे हैं, हम अलार्म कर रहे हैं। तो देश वही लोग चला रहे हैं जो इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हैं। जी दिनेश जी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा और आपने आनंद जी की बात को आगे बढ़ाया। मैं आऊँगा अजय शुक्ला जी आपके पास। सवाल तो वही है कि देश चला कौन रहा है, लेकिन जैसे कि राकेश जी ने एक खास चीज को इंगित किया कि नागपुर, ये शब्द उनका इन्होंने उपयोग किया उसमें। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि कर्नाटका की ओर से कि पाइथागोरस और न्यूटन जैसे सिद्धांत तो हमारे पास बहुत पहले से हैं। हमारे पास तो बाकी सारे भी सिविक्स के हैं, और हमें तो जो वेदों के अंदर ज्योग्राफी लिखी हुई है वो दिखानी चाहिए। यानी कि अभी जो ज्योग्राफी है, जो नक्शा बना हुआ है दुनिया का, शायद हो सकता है वो गलत हो क्योंकि सैटेलाइट के द्वारा दिया गया है। और साथ में, हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैं हिंदू धर्म के ऊपर एक लगातार प्रोग्राम करता हूँ, सीरीज कर रहा हूँ मैं श्री अशोक मिश्रा जी के साथ, जो बहुत बड़े इंडोलॉजिस्ट हैं इंडिया के। और उनका यही कहना था कि वेदों के अंदर या उपनिषद में हर जगह आपको लिखा है कि ये हो सकता है, लेकिन उसका प्रोसीजर कहीं नहीं है, प्रोसेस कहीं नहीं है। मैं आपको बताऊं तो प्रोसेस कहीं नहीं है, और संस्कृत किसी को आती नहीं है, तो ये हमारे ऊपर संस्कृत को थोपना चाहते हैं। ये अपने बच्चों को पढ़ा लें, जो मर्जी कर लें, जिनको जो है नए स्कूल खोलना है, आरएसएस वालों को पढ़ा लें वहां पर, हमें क्यों पढ़ा रहे हैं उसके अंदर जाके। खैर, अजय शुक्ला जी, सारा धन तो कुछ के पास है, नीति उसके पास, बजट उसके पास, देश की हर पॉलिसी प्लानिंग उनकी, कहा जाए तो नीति आयोग उनका सर, यानी कि देश को आगे कौन बढ़ाएगा, कौन डिसीजन लेगा, सब कुछ उनका। कोयला कहां से आएगा ये भी उनका डिसीजन सर देश कौन चला रहा है? अजय शुक्ला जी, देश ये चला। चलिए आपने फोटो दिखा दी तो देश यही चला रहे हैं। पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की आप रिपोर्ट देखिए, और उस रिपोर्ट इसके बावजूद भी हमारी एक खास बात है कि हम अपने इस चैनल पे, लाउड पे और न्यूज टाइम पे हम बहुत
आदरणीय रूप से आते हैं, शालीनता और सज्जनता के साथ आकर बात करते हैं, कभी कोई अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करते। यहाँ पर अपनी बात कहते जरूर है लेकिन भद्रता के साथ करते हैं, अभद्रता के हम लोग अपने संस्कारों से बंधे हैं सर। सर बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। संस्कार जिंदा है, संस्कारों की दुहाई तो वो देते हैं सर कि भारत संस्कारी देश है सर। तो जो पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट है वर्ल्ड इक्वलिटी लैब की, उसको आप देखिए कि स्थिति क्या थी 2014 में। हमारे यहाँ जो स्थिति थी उसमें इतना बड़ा अंतर आ गया है आज, जो हमारे यहाँ 22% लोगों के पास एसेट्स थे, वो आज हमारे पास 50% जो से अधिक का एसेट्स उनके पास। तो मतलब इस देश की जो सारी पूंजी है, सब संपत्तियां हैं, सब कुछ है, वो हिंदुस्तान के जो है 0.01% लोगों के पास, और उसके बाद में शेष लोगों के पास में। और ये स्थिति सबसे खराब कब हुई? नोटबंदी के बाद। उसके बाद में ज्यादा बुरी स्थिति है, और ये स्थिति आज आके खड़ी हो गई है कि 0.01% लोगों के पास इस देश की आधे से ज्यादा संपत्तियां, पैसा, रुपया, सब कुछ उनके पास। और हिंदुस्तान के 130 या 135 जो भी करोड़ लोग हैं, उनके पास में उससे जो है तकरीबन 45% में पूरी देश के 135 करोड़ लोग जो है उसमें समाहित। अब आप देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री का रोज का प्रचार का खर्चा है, वो यदि आप देख लें तो वो हमारे यहाँ की रोज की जो टोटल हमारी साल भर की दिहाड़ी होती है, और या कहेंगे साल भर की जो औसत कमाई है, जिसे पर कैपिटा इनकम कहेंगे, तो वो, और उस पर कैपिटा इनकम में उन जो 50 जो मतलब 100 लोग हैं इस देश के, उन 100 लोगों की भी आमदनी है, शामिल है, जिनके पास में इस देश का 54% पूरी एसेट्स है। तो आप समझिए उसके बाद ये स्थिति है कि उनके प्रचार का खर्चा उससे कम, मतलब जो है बहुत ज्यादा है। तो ये स्थिति है कि पर डे जो उनके प्रचार पे होता है वो उसका 10 गुना है। तो ये हालत है हमारे जो है प्रधानमंत्री के प्रचार की, कि आप साल भर में जितना कमाते हैं उसका 10 गुना प्रधानमंत्री एक दिन में सिर्फ अपने प्रचार पे खर्च करते हैं। प्रधानमंत्री तो ये को तो और बहुत सारी पेंशन मिलती है। 3 बार तो एमएलए रह चुके हैं, 1 बार एमपी के मेंबर रह चुके हैं, दूसरी बार टेन्योर उनका है सर। उनकी तो 4 तो पेंशन भी है उनकी साथ में, तनख्वाह के साथ में सर। मुझे जो कानून है जो ये बोलता है, हालांकि किसी ने सवाल पूछा नहीं, मैं वही कह रहा हूं सर। और स्थिति क्या होती थी शुरुआत के हमारे देश की आजादी से लेके 1980 तक के दशक की बात कर रहा हूं, स्थितियां ये थी उस दौर में। 39 साल, जो भी 30 साल या 40 साल होते हैं, उस वक्त में आप ये समझिए कि हिंदुस्तान के अंदर 25% जो है लोगों के पास में आधी संपत्ति थी इस देश में। और आज स्थितियां बिल्कुल बदली हुई। तो आप ये देखिए कालांतर में जिस तरीके से बदला, जिस तरीके से स्थितियां आई, उसके बाद में, और ये 2014 के बाद में तो बिल्कुल बदल गया, स्थिति 0.01% पे आ गया। तो ये स्थितियां, आज मैं एक ट्वीट देख रहा था राकेश जी का, और उन्होंने जो 164वीं स्थिति में पहुंचा है भारत, कि भारत की अर्थव्यवस्था आप देखिए, खुद इसी बात को लेके जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। और उन्होंने जिस तरह कहा है कि 2011 में कहा हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और समृद्ध अर्थव्यवस्था था, वो आज इस स्थिति में आ गया है कि 164 नंबर पे पहुंच गया है। तो अजय जी उसमें एक करेक्शन, एक्चुअली सुब्रमण्यम स्वामी ने जो ट्वीट किया उसको उस तरह से डिजाइन किया गया था कि अर्थव्यवस्था तो तीसरी थी उस समय 2011 में, लेकिन ये जो 164वें स्थान पर है, ये पर कैपिटा इनकम पे पहुंचा है भारत, वो भी बहुत नीचे उतरा है। उसको अब लोग चला रहे हैं कि ये फेक है। वो कह रहे 2 अलग अलग, मेरे उस पर भी बहुत लोगों ने बहस की
फेसबुक पर। जी तो जी। मैंने कहा भाई नहीं दो नहीं, तथ्य बता रहा मैंने हूँ, इसी तुलना उसकी नहीं कर रहा हूँ अर्थव्यवस्था की और पर कैपिटा की। नहीं नहीं, मैं भी वही कह रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ उसी पे। आप ही का वो मैंने पढ़ा हाँ है, वो उसके मतलब बाद मैंने, मेरे को भी लग गलत समझ बैठे थे लोग जी। हाँ मैंने उसको फिर रिसर्च करके वर्ल्ड बैंक का डाटा निकाला, और वर्ल्ड बैंक के डाटा के मुताबिक हिंदुस्तान की जो है 2200 कुछ जो है डॉलर सालाना की आय है। तो ये वर्ल्ड बैंक का डाटा है। अब वर्ल्ड बैंक का डाटा ये है, और हमारे से बड़े छोटे बांग्लादेश को देख लीजिए, दूसरे और तमाम सारे कंट्री, ऐसे कंट्रीज जिनके हमने नाम नहीं सुने हैं, उन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान के प्रति व्यक्ति से ज्यादा है। तो मतलब आप समझिए, जिन देशों का हमने नाम नहीं सुना, उन देशों के लोगों की स्थिति यह है कि वो ज्यादा कमाई वहां के लोग, आम लोग कर रहे हैं, और हिंदुस्तान में सिर्फ 0.01% लोग देश का सब कुछ कब्जा कर रहे हैं। और आप एक चीज देखिए, एमएसएमई सेक्टर, जिसमें सामान्य तौर पे मिडिल क्लास, लोअर क्लास और ये सब मिल करके इसे संचालित करते थे, और इसमें सबसे ज्यादा रोजगार जनरेट होता था, आज उस सेक्टर की स्थिति है कि उस पर कारपोरेट ने 27% कब्जा कर लिया है। तो मतलब आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के अंदर जितने बनिया दुकान खोले बैठे हुए हैं, ये रिपोर्ट किया करेंगे इन्हीं अदानी अंबानी को, जो देश चला रहे हैं, जिनकी बात आप कर रहे हैं। तो ये स्थिति कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से एंट्री, जिस तरीके से इन्होंने किया, देखिए पॉलिसी, आप जैसे कह रहे हैं कि देश चला रहे हैं, आप देखिए देश चला रहे हैं। यही भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार का 2018 का आंकड़ा है कि एलआईसी के एसेट्स जो हैं वो 36 लाख करोड़ के, और अभी से 3 महीना पहले उन्होंने कहा था ये 12.5 लाख करोड़ का है। और अब नरेंद्र मोदी ही सरकार कह रही है कि 4,40,000 करोड़ का है। तो आप ये समझ लीजिए कि इस स्थिति में आ गए कि आप 4.5 लाख करोड़ भी नहीं रह गए। तो ये नरेंद्र मोदी के समय में हुआ कि जहां 36 लाख करोड़ कह रहे थे, कहां आप 4.5 करोड़ भी नहीं, 4.5 लाख करोड़ भी नहीं बचे। तो इस स्थिति के में जब आप आते हैं, तो इससे पता चलता है आप किसके लिए चला रहे हैं। क्योंकि 5G का लाइसेंस देना है तो आप अदानी को ले आते हैं, लेकिन बीएसएनएल को नहीं लेते हैं। 4G का लाइसेंस देना होता है तो बीएसएनएल को भूल जाते हैं, बाकी सब प्राइवेट प्लेयर को देते हैं। तो हिंदुस्तान में सब बेच डालूंगा वाली नीयत से सरकार चल रही है, और चलाने वाले जो लोग हैं वो सब खरीद रहे हैं, वो भी औने पौने दाम पर। जी बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए, राकेश जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आता हूं आनंद जी आपके पास। नोटबंदी जब हुई तो नोटबंदी के पीछे एक बहुत बड़ा प्लान था। शायद कुछ आर्टिकल्स में उसका खुलासा हुआ है। खुलासा ये था उसके अंदर कि इंडिया की 85% इकोनॉमी जो है इनफॉर्मल है, और 15% जो है फॉर्मल इकोनॉमी है, जहां पे बहुत छोटे जो लोग हैं, जो दुकान भी चलाते हैं, या फिर क्या कहा जाए, छोटे छोटे से उद्योग धंधे हैं, कुटीर उद्योग हैं, या लिज्जत पापड़ जैसे भी उद्योग हैं, छोटी मोटी खराद की मशीनें वो चलाते हैं, जिसको हम आमतौर पर कभी कभी एमएसएमई भी कहते हैं। तो एक मेन प्लान था टू डिस्ट्रॉय द एमएसएमई। किसके नाम पर? फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के नाम के ऊपर। तो सिर्फ बात ये नहीं थी कि हमें कैश कम कर देना है, तब 15.5 लाख करोड़ का कैश था उस समय, और फिर पहले कहा गया कैशलेस होगा, फिर कहते हैं लेस कैश होगा, और आज 32.2 लाख करोड़ हमारे कैश अवेलेबल है हमारी इकोनॉमी में, यानी कि जितना तब था अब से डबल से ज्यादा है। फॉर्मलाइजेशन के नाम पर सारी की सारी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त किया गया, ताकि ये सेक्टर कुछ लोगों के गुलाम बन जाए और वो इनके ऊपर भी कब्जा कर लें। पहले वो लोग आटा तेल चावल नहीं बेच सकते थे, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हुआ करती थी कि आप बड़े कोर सेक्टर में रहिए, नीचे वाला जो आम आदमी बेचता है दुकान पे जाके वो मत बेचिए। पर ये तो सब्जी भी बेचते हैं, तेल भी बेचते हैं, आटा भी बेचते हैं, चावल बेचते हैं, सिरका लगाने वाला तेल भी बेचते हैं, कंघा भी बेचते हैं सर ये। तो ये फॉर्मलाइजेशन के नाम पे आपने 80-85% का भारत बर्बाद कर दिया। ये नोटबंदी का अंदर का खुलासा है।
और एमएसएमई को बर्बाद करने के पीछे ये था कि फायदा कुछ हाथों में जाए और ये सारे जो 85% जो लोग हैं हिंदुस्तान के जो एमएसएमई चलाते हैं ये इनके गुलाम बन जाए। यही कॉर्पोरेट की चाल थी। आनंद जी, आपकी टिप्पणी प्लस आप जो भी ऐड करना चाहें। नहीं, टिप्पणी जैसे आप कह रहे हैं वो आप जो कह रहे हैं उसमें काफी सत्यता है, लेकिन पॉलिटिकल कारण भी थे। लोगों को ऐसा लग रहा था कि कुछ पार्टी विशेष के साथ, उस समय यूपी का इलेक्शन था और यूपी इनके लिए डू और डाई था। ये जरूर था कि ड्राइविंग फोर्स ये था कि कैसे एमएसएमई हो। मैं उस फायदे जी आनंद जी, आप सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है शायद उनका कनेक्शन ऑफ हो गया नेट, आनंद जी का, मुझे लगता है। तो मैं काम करता हूं, मैं यही प्रश्न लेके, राकेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूं। तो मैं जब तक आनंद जी वापस आते हैं तो फिर मैं टिप्पणी आपसे ले लेता हूं यहाँ पे। मुझे लगता है उनका शायद कुछ नेट की समस्या आई है वहां पर, मुझे ऐसा लगा। तो यह प्रश्न आप ले लीजिएगा प्लीज, अगर आपने पूरा, नहीं तो मैं रिपीट करता हूँ। रिपीट कर दीजिए एक बार। मेरी आवाज आ रही? मेरा प्रश्न क्या? हाँ आ रही सर की आवाज आ रही, आनंद सर। जी है भाई, जी 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 सर। माफ कीजिएगा, शायद तो बीच में मुझे ऐसा लगा कि आवाज नहीं जा रही है। हाँ, आपकी नेट प्रॉब्लम आई थी सर। हाँ जी जी। तो नहीं, मैं जिस बात को फिर से कह रहा था कि वो जो उस समय नोटबंदी हुई थी वो सबको पता है, पूरे देश को पता है कि क्यों हुई थी। उसमें भी एक हमें सैडिस्टिक प्लेजर था। देखिए आज जो है ना वो एक मानव स्वभाव है। आज अगर कहीं बुलडोजर चल रहा है और उससे हिंदू वोट जाके दे रहा है तो इसको तो सैडिस्टिक प्लेजर ही मानेंगे ना। कि बुलडोजर अगर मान लीजिए अहमदाबाद चलता है, इलाहाबाद चलता है, मुझे उससे क्या मेरे घर में उससे एक दीवार और बढ़ जाती है या मेरा कोई जो क्षेत्रफल जिसमें रहता हूं वो बढ़ जाता है, मुझे कोई फायदा नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। उसी तरह से उस सब, और ये स्पीचेस है, ये मोदी जी की खुद की स्पीचेस हैं। मोदी जी उसमें कहते ना कि 50 दिन देना, 50 दिन के अंदर अगर क्या क्या कर दूंगा। फिर बाद में मोदी जी उसको कवर किए, देखा ये जितने बड़े आदमी थे, ये बड़े आदमियों को मैंने लाइन में लगवाया और बड़े आदमियों ने तुम्हें पैसा दिया, इसीलिए जनधन योजना में तुम्हें पैसा डाला। अजीब अजीब तरह की लॉजिक कर रहे थे। लेकिन ये भी फैक्ट है कि एक मैं जिस समाज में हूं उसमें जो मेरे जो गांव जाता था, लोगों को इसमें बहुत आनंद आता था कि बड़े बड़े नेता जो है ना इनकी हुलिया टाइट हो गई भैया, उसमें उनको आनंद आ रहा था। लेकिन मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट बात पे आऊंगा, जो मैं समझ रहा हूं। आपने कहा ना एमपी एमएलए बेचे खरीदे जा रहे हैं। अब उनके लिए टर्म जो राजस्थान के पत्रकार जो यूज कर रहे थे वो बाड़ाबंदी कर रहे थे। वो बाड़ाबंदी हो रही है, अब बाड़ाबंदी हो रही है। मैं जिस जगह से आता हूं वहां बाड़े में भाई पुरुष तो नहीं रखे जाते, मतलब इंसान नहीं रखे जाते हैं, बाड़े में इंसान नहीं रखे जाते हैं। अब वो बाड़ाबंदी हो रही है और उस पर कोई मानहानि आने का मुकदमा नहीं कर रहा है। अब भाई बाकी जगह तो इतने सेंसिटिव है कि मानहानि और फलाना हानि, लेकिन वहां बाड़ाबंदी पे कोई। दूसरा, में विजय माल्या जी तो 5,000 रुपया दे रहे हैं, देश के सबसे बड़े नहीं हैं, और उनके ऊपर जुर्माना लगा है। मैं याद सिर्फ दिला दूं, जियो वाला ऐड आया था, प्रधानमंत्री की फोटो यूज की थी रिलायंस ने, उसका फाइनल क्या हुआ मुझे नहीं मालूम था, लेकिन 500 रुपए का जुर्माना उस समय, 500 रुपए का जुर्माना, हाँ, मुकेश अंबानी जी की तरफ से हुआ था। फाइनली वो जमा हुआ नहीं हुआ वो मैं इसलिए उसके डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूं, लेकिन 500 रुपए का जुर्माना था। तो मैं दूसरी एक और बात मैं इससे कहूंगा, लोग नेहरू को गाली दे लें, लोग मनमोहन सिंह को गाली दे लें, लोग इस देश में किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की ये हिम्मत नहीं थी और औकात नहीं थी कि देश के प्रधानमंत्री के पीठ पे हाथ रख के बात करे। इस देश के जिस दिन प्रधानमंत्री के पीठ पे इस देश के उद्योगपति ने हाथ रखा है, ये हमारे और आपके लिए भी शर्म की बात थी, और उसके उस फोटो को सार्वजनिक किया गया है। इस देश के उद्योगपति की ये औकात हो गई कि वो हमारे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के पीठ पे हाथ रख के थपथपा रहा है, और इसको बहुत अच्छा उत्सव जैसे मनाया जा रहा है। खैर, मैं अब कुछ और एक दो बातें और इसलिए ऐड करूंगा कि वो लोगों को समझना जरूरी है। समझना इसलिए जरूरी है कि बाजारवाद इस तरह तक हावी हो गया है, इतना ज्यादा हावी हो गया है कि जैसे मैंने मां के दूध की बात कही, वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि जो सैनिक है वो बैलेंस शीट से नहीं तोला जा सकता है। सैनिक को आप किसी बैलेंस शीट के फॉर्मेट में नहीं डाल सकते हैं, और अगर आप सैनिक को बैलेंस शीट के फॉर्मेट में डाल रहे हैं तो आप
एक समस्या की ओर बढ़ रहे हैं, देश को किधर ढकेल रहे हैं, ये तो अब क्या इसके बारे में कहा जाए, क्योंकि कहने में भी आजकल कि बोल के अब लब आजाद है तेरे नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप ये कर रहे हैं। आप अग्निवीर स्कीम ला रहे हैं, किसी को अंदाज है कि आप क्या कर रहे हैं और उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इससे पीएफ और ग्रेच्युटी नहीं देनी होगी। आप क्या करना चाह रहे हैं? लेकिन जो ज्यादा बड़ा, जैसे आपने एमएसएमईज कहा ना कि उस समय एमएसएमईज को किल करना था, एक ज्यादा बड़ा कारण यह है, ये भी समझ लीजिए, ये सारे लोग संविदा पे हैं, एक तरह से संविदाई है, क्योंकि उनको अगर पेंशन आउट होने, और वहां पे जब ये लोग आ रहे हैं तो वहां पे ऐसे भी फौज में रिजर्वेशन नहीं होता है, लेकिन ये लोग जब निकल रहे हैं तो आजकल संविदा कर्मी हर जगह बढ़ते जा रहे हैं, हर जगह। आप कोई विभाग दे, आप जिस विभाग में आप नौकरी करते थे, आपके समय जितने लोग थे, आज अगर आप जाइएगा तो उसके आधे से भी कम होंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से और कुरे दिएगा तो एक बड़ी तादाद जो है उनको संविदा पे रख लिया गया है, और संविदा पे रखने का जो और कारण जो भी उसके फाइनेंशियल हो, एक बड़ा कारण यह है कि वहां आरक्षण नहीं लगता है। इस देश में मैं अपर कास्ट वाला हूं, लेकिन मैं बिल्कुल इसको मानता हूं कि इस देश में आरक्षण की आवश्यकता है। इस देश में जो लोग पीछे रह गए हैं, जिनको वो एजुकेशन नहीं मिलती है, उनको वो 60 लाख वाले बीए से हमारे 6000 वाले बीए को लड़ना तो पड़ेगा ही। तो उसको आरक्षण की इस देश में, अगर हमें इस देश को आगे ले जाना है, तो आर्थिक रूप से जो लोग वो हैं, जो शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण है, कुछ जगह डिबेट हो सकती है, इसमें कोई नहीं कि इनको मिलना चाहिए, इनको नहीं मिलना चाहिए, क्रीमी लेयर, ये डिबेट हो सकती है, लेकिन मूल रूप से मैं आरक्षण के सिद्धांत के हिमायती हूं, और वो इसलिए हिमायती हूं, मेरिट इट डजंट किल मेरिट। आप अगर अपने साथ वालों, मैं एक और अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करूंगा। आज इस देश में 2 स्टेट, जहां से वो खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश, आप कुछ कर लीजिए, आप देश को चांद के आगे भी कहीं लेते जाइए, हम उसको खींच के उस रॉकेट को फिर से वहीं कहीं ले आएंगे, क्योंकि हमारे नंबर्स इतने हैं। जब तक आप कुछ इस तरह की स्टेट को नहीं सुधारेंगे, देश में एक बड़ी दिक्कत आप पैदा कर रहे हैं। और मैं याद दिला दूं आनंद जी, अमिताभ कांत जो नीति आयोग के सीईओ थे, उन्होंने एक वर्ड कहा था एक दिन, जिसके लिए उन्हें बहुत लताड़ भी पड़ी थी, और ऐसा पूरा मीडिया भी टूट पड़ा था और सारे स्टेट टूट पड़े थे। उन्होंने कहा था कि यूपी एंड बिहार आर द 2 स्टेट्स व्हिच आर ड्रैगिंग द इंडिया डाउन। ये वर्ड उन्होंने यूज किए थे, और बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, और मैं अपनी बात खत्म करूंगा क्योंकि बात लंबी हो जाएगी। मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ये वही देश है जहां से आज से 125 साल पहले इस देश का एक व्यक्ति जाता है और वर्ल्ड रिलीजियस जो भी था कॉन्फ्रेंस थी, उसकी उस स्पीच को आज भी याद किया जाता है, वो दस्तावेज है। और आज 125 साल बाद हमारी तरक्की ये हुई है कि कतर जैसा देश जिसकी आबादी 28 लाख है, वो हमें सिखाता है कि अपना जरा इसको ठीक करो। आज हम यहां तरक्की किए हैं। उस विवेकानंद के देश से जो दुनिया में, अमेरिका में जाके उनकी आंख में आंख डाल के बात किया था, उसकी हम लोग तरक्की किए हैं। हम तरक्की ये किए हैं कि पिछले 125 साल में विवेकानंद कायस थे, ये हमें पता लग गया है। हम ये तरक्की किए। हम पिछले 100 साल में हमें ये पता लग गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कायस थे। हमें ये पता लग गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कुर्मी थे। ये हमने तरक्की की है। पृथ्वीराज चौहान का भी पता लग गया सर। जी नहीं, मैं इन बातों को इसलिए कह रहा हूं कि मेरे हिसाब से गांधी की जो बुनियादी, मैं क्योंकि थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूं, लेकिन गांधी की जो बुनियादी तालीम की बात थी, जिसमें शरीर, बौद्धिक और आध्यात्मिक, उसमें भी हमने शरीर को भूल गए हैं, अध्यात्म को भूल गए हैं, और मानसिक में भी केवल नंबर मुझे कितने मिल रहे हैं और कैसे, कहां से मिले हैं, इससे कोई मतलब नहीं। वही हमारा क्राइटेरिया हो गया है कि वो लड़का अच्छा है या बुरा है। बात तो लंबी है, इसको आप जितनी देर कहिएगा, लेकिन मैं यही विराम दे रहा हूं। जी प्रधानमंत्री वाराणसी में इसी पे तो कहते तो हैं कि हमें नहीं चाहिए वो डिग्री वाले। हाँ, नहीं, एक चीज मैं और खत्म करने से पहले एक और चीज कह दूं, ये जरूरी है। देखिए, ये किसी भी जगह ये जरूरी है कि प्रश्न पूछिए।
मतलब आप चाहे गांधी हो, तो आप किसी को ले लिए, ये प्रश्न लोगों का एक प्रश्न उनका वो होता था, अपनी प्रार्थना के बाद वो लोगों से प्रश्न पूछते थे कि प्रश्न पूछिए। चाहे वो विवेकानंद हो, वो प्रश्न पूछवाते थे कि भाई एक क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाए। हमारे यहाँ प्रश्न पूछने पे अब मनाही हो रही है। हमारे यहाँ प्रश्न पूछने पे इसलिए मनाही हो रही है कि मैं उसी बात से खत्म करूंगा जहां आपने जो नोटबंदी की बात की थी, कि ये आपको कोई नहीं बताएगा कि 1,000 रुपए के नोट से तो काला बाजारी आती है, लेकिन 2,000 रुपए का नोट अगर हम उसको बंद करके चला देते हैं तो सब सफेद हो जाता है। ये तो भाई एक बहुत, मैं भी ढूंढ रहा हूं इसका प्रश्न का उत्तर। आप लोगों में से किसी के पास इसका उत्तर हो तो जरा मुझे भी बताइएगा। जी जी, बिल्कुल सही कहा राकेश जी। मैं आपके पास आता हूँ। सर ने अपना विवेकानंद जी का थोड़ा सा प्रसंग बीच में लेके आए। वो समय ऐसा था जब भगवा देख के इंसान के मन में श्रद्धा आती थी। मैं ये शब्द जानबूझ के उपयोग कर रहा हूं कि उस समय भगवा देखकर, इवन आजादी के बाद भी 20, 30, 40 सालों तक कोई सामने कोई साधु आ जाता था तो हम पूरा समाज, गांव उसको हाथ जोड़ देता था कि ये साधु हैं, भगवाधारी हैं, ये मतलब सम्मान के पात्र हैं। हम दान दक्षिणा भी देते थे, उनको सम्मान भी करते थे। दिनेश जी, हाथ तो अभी भी जोड़ देते हैं, लेकिन दूसरे कारणों से। लेकिन उसी भगवा के प्रति आज जो नया रंग निकल कर आया, नया शेड निकल के आया, लोगों का वो विश्वास उठ गया कि भगवा ऐसा भी हो सकता है, जिसके प्रति हमारी सदियों से श्रद्धा रही है और हम हाथ जोड़ते आए हैं। आज वो हाथ जोड़ना बंद हो गया है। खैर, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। राकेश जी, जो आनंद जी ने भी कहा है, अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनमें तो इतनी हिम्मत है नहीं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो थोड़ा बहुत बोला करते थे, जिनका नाम राहुल बजाज हुआ करता था। वो भी थोड़ा सा मुलायमियत के साथ बोल दिया करते थे, बाकी तो वो भी नहीं बोलते थे। अब वो रीढ़ की हड्डी भी टूट गई, कहीं कुछ कोई बोल सकता है। और आनंद जी ने जो बात कही कि पहले लोग प्रश्न किया करते थे, अब प्रश्न पूछने का अधिकार छीन लिया गया है। अगर आपने कहीं प्रश्न पूछ लिया तो फिर आपका जो हाल किया जाएगा वो फिर आप ही जानते हो। तो ऐसे में ना तो कोई इंडस्ट्रीज प्रश्न पूछ सकता है, सिवाय इसके कि जी हुजूरी या फोटो लगा देंगे, 500 का जुर्माना भर देंगे। देश कहीं भी जाए साहब, लेकिन अगर कुछ लोग ही सारा देश चलाएंगे और बाकी 135 करोड़ लोग ऑलमोस्ट भिखारियों में कन्वर्ट हो जाएं, तो फिर ये देश तरक्की नहीं कर सकता साहब। फिर ये देश 10 कदम आगे और 20 कदम पीछे जाएगा, और वही होगा। और श्रीलंका बनते हुए एक न एक दिन देर नहीं लगेगी। राकेश जी, आपकी छोटी छोटी 2 टिप्पणियां एक अजय जी से आपसे लेंगे हम। बहुत संक्षेप में, पहली बात तो ये कि श्रीलंका न बने, हम सब लोग इसकी कामना लगातार कर ही रहे हैं। लेकिन देश जहां पहुंच चुका है, कतर का जिक्र आनंद सर ने किया कि कतर हमसे माफी मंगवा रहा है। हिटलर का देश रहा जर्मनी, हमको लोकतंत्र का उपदेश दे रहा है कि आप लोकतंत्र की चिंता कीजिए। तो सवाल पूछना सचमुच अपराध हो गया, और यही किसी भी सरकार के शासन के फांसीवादी चरित्र का परिचायक होता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 8 साल में एक भी पत्रकार वार्ता नहीं की। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक की थी, नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको कहते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन माननीय ने तो आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जो लोकतंत्र, जो समाज सवाल पूछना भूल जाता है, उसका हश्र वही होता है जो श्रीलंका का हुआ, या उसका हश्र वही होता है जो 1930-31 से बढ़ते बढ़ते 45-46 तक जर्मनी का हुआ था। तो हम लगभग उसी राह पर बढ़ रहे हैं। भगवा का आपने जिक्र किया, तो असल में अल्टीमेट गोल तो इस विचार समूह का वही है। देखिए, प्रधानमंत्री विदेश यात्रा में एक देश में किसी नागरिकों के समूह ने एक भगवा झंडा लहराया था। पीएमओ ने उसे ट्वीट किया था और बड़े उत्साह और उमंग के साथ उसमें कैप्शन लिखा हुआ था। भारत का प्रधानमंत्री कार्यालय एक धर्म विशेष के, एक विचार विशेष के झंडे को लहराते हुए उमंग और उत्साह से भरा हुआ। और ट्विटर पर पीएमओ को हजारों लोगों ने रिट्वीट करके लिखा कि ये देश का झंडा नहीं है, ये राष्ट्र ध्वज नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप एक रंग के झंडे को क्यों प्रोत्साहित कर रहे हैं? लेकिन दरअसल में वे इस देश को एक ही रंग में रंगना चाहते हैं। जो भी लोग देश चला रहे हैं, वो जो आवारा पूंजी जिनके पीछे है, क्रोनी कैपिटल, वो सब लोग, उन्हें अपनी पूंजी से मतलब है और विचार परिवार को अपने विचार में इस देश को रंगने से मतलब है। तो कुल मिला के ये 2 धाराएं जो देश को चला रही हैं,
जो पूंजी इसके पीछे लगी है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता ये देश धर्मांधता कट्टरता के बुखार में एक रंग में रंग जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो दूसरा समूह है विचार परिवार, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश की आबादी में 80 करोड़ लोग 5 किलो आटे का झोला लेकर उस पर आश्रित हैं, 43 करोड़ लोग रोजगार की उम्मीद छोड़ चुके हैं, अकेले जून महीने में 1.25 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता उस विचार परिवार को रुपया 79-80 डॉलर के बराबर का 1 रुपया हो गया है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश गरीब से गरीबतर होता जा रहा है। उसे देश को एक रंग में रखना है और इसलिए वो इसमें मगन है। देश का भविष्य बहुत अच्छा तो दिनेश जी कम से कम मुझे एक नागरिक और एक पत्रकार दोनों ही रूप में नहीं दिखाई। ये देखिए अजय जी, एक आखिरी टिप्पणी के लिए आपके पास आऊंगा। हमारे सामने कुछ तस्वीरें आई श्रीलंका से, जहां पर श्रीलंका के प्रेसिडेंट का महल दिखाया गया है और पहली बार अंदर की तस्वीरें बाहर आई, और उससे एक बात जाहिर होती है कि लोकतंत्रों के अंदर जो शासक हैं वो कितनी शानो शौकत से रहते हैं। पंडित नेहरू जब तीन मूर्ति में रहते थे तो उनकी आलोचना की जाती थी, शायद तीन मूर्ति अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो, जो उनका निवास स्थान होता था, तो आलोचना इसलिए की जाती थी कि वो आम भारतवासी हैं और लेकिन रहते महल में हैं। लेकिन इस अमृत काल के अंदर अगर वो अमेरिका श्रीलंका के प्रेसिडेंट का महल देखा जाए तो अंदर आंखें चौंधिया जाती हैं। हमारा राष्ट्रपति भवन भी एक्चुअली कुछ वैसा ही है, लेकिन जो नया प्रधानमंत्री निवास बन रहा है जिसकी कोई तस्वीर बाहर नहीं आती है, वो किले से कम नहीं है। किला इसलिए कि वो कई एकड़ में फैला हुआ है, जिसके अंदर से सड़कें निकल रही हैं जो एक गुप्त रूप से कहीं और चली जाती हैं, और क्या क्या बंदोबस्त वहां पे किए जा रहे हैं सुरक्षा के नाम पे मुझे नहीं पता, लेकिन उसको कभी किसी को जाहिर नहीं किया गया कि प्रधानमंत्री निवास जो बन रहा है वो क्या बन रहा है। उनके पास 8,000 करोड़ के 2 बोइंग 777 हैं, जो दुनिया के शायद 3-4 मुल्क हैं जो एफर्ड कर पाते हैं, 6 मुल्क हैं। उनके पास 12-15 करोड़ की मे बैक है जिसके अंदर वो चलते हैं सुरक्षा के नाम पे। उनको शायद BMW और रेंज रोवर के अंदर सुरक्षा नहीं लगती होगी, जो खासतौर से बाकी लोग भी घूमते हैं। हर वो चीज जो शानो शौकत की पराकाष्ठा है वो अब प्रधानमंत्री निवास में आपको मिलती है, जहां लोग इतने गरीब होते चले जाते हैं, जहां पर जिस लाल बहादुर शास्त्री के गुणगान किए जाते हैं, जहां पे देवगौड़ा साहब को हरदन हल्ली कहा जाता है, और वहां पे विलासता की ये सारी जब चीजें एक नए पराकाष्ठा के साथ आती हैं तो ऐसा लगता है कि देश को संचालित कोई और कर रहा है, कि वो देश के लिए प्रधानमंत्री निवास नहीं बना रहे हैं, एक नया किला बना रहे हैं। ऐसा लगता है कि कुछ किले राजस्थान में थे, कुछ किले यहाँ भी बन रहे हैं। ये अब दशा और दिशा क्या होगी, थोड़ी सी रोशनी डालिए छोटे में। देखिए दिनेश जी, नीति आयोग की रिपोर्ट है अभी की, और उसमें है कि हिंदुस्तान के अंदर हर चौथा व्यक्ति सार्वभौमिक रूप से गरीब। अब आप समझिए, हर चौथा व्यक्ति सार्वभौमिक रूप से गरीब हो तो इसको दे। वर्ल्ड इक्वलिटी की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को देख लीजिए और आपको पूरी तस्वीर साफ हो जाती है कि हिंदुस्तान पिछले कल के डेटा बताता हूं जो यूनाइटेड नेशन का है। भारत की 71% जनता को 2 वक्त की एक रीजनेबल जो डाइट होनी चाहिए वो नसीब नहीं है। ये यूनाइटेड बिल्कुल सही, दो दिन पहले आया सर ये। जी बिल्कुल, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। तो आप एक चीज समझिए कि जिस देश में इतनी बुरी स्थिति हो, इतनी बदतर स्थिति हो, जहां तकरीबन 80 करोड़ लोग रोटी खाने को मोहताज हो, उस देश का प्रधानमंत्री, मैं चूंकि इसलिए एक छोटा सा ये है कि जो प्रधानमंत्री का इस समय महल बन रहा है वो पहले बता दूं, जो 5 बंगले होते थे उन्हें तोड़ के 1 बंगला बनाया जा रहा है। और उनके जो एसपीजी के इत्तेफाक से जो हेड हैं वो आलोक शर्मा उस समय एएसपी हुआ करते थे। जब मैं लखनऊ में क्राइम रिपोर्टर होता था तो तब के दोस्त हैं, तो बहुत सारी चीजें दोस्ती में पता चल जाती हैं। तो इसी तरीके से कुछ और लोग हैं। तो जो वहां हो रहा है, मतलब हिंदुस्तान के अंदर शायद किसी राजा का महल इतना बेहतरीन नहीं रहा होगा। आप किसी राजे रजवाड़े में हो लीजिएगा और उसके बाद में उसमें कभी यदि जाने का मौका मिले तो देखिए। तो जो उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से चीजें डेवलप हो रही हैं उसको लेकर, फिर
हम सबको पता है, संसद में दिया गया जवाब है कि हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर सिर्फ जो केंद्र सरकार खर्च करती है वो प्रतिदिन करीब 2.5 करोड़ रुपया खर्च करती है। तो संसद में दिया गया बयान है। उसके अलावा जो इतर उनके खर्चे हैं सब मिला करके, जिस तरीके से महंगे प्लेन और सारी चीजें सब, और स्टेट्स में जहां जाते हैं उस स्टेट्स की जो सुरक्षा और दूसरी चीजें लगती हैं, वो यदि मिला लिया जाए तो तकरीबन 5 करोड़ रुपए पर डे का हमारा प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। इसके पहले हिंदुस्तान के अंदर कभी भी किसी प्रधानमंत्री का इसका आधा खर्च भी नहीं था। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि हमारा जो फकीर प्रधानमंत्री है, चाय वाला प्रधानमंत्री है, वो कितना महान है, कि वो कितने बड़े काम करता है। सब एक बंगले में रहता था, वो 5 बंगलों को तुड़वा करके एक बंगला बना रहा है। तो आज सोचिए वो कितना महान कार्य कर रहा है। इस देश के लोगों के पास में एक कमरे का रहने के लिए भले ना अपना घर हो, लेकिन प्रधानमंत्री के पास तो हमारे है ना। तो जिस कार में वो सरकार की प्रेरणा भी एंटीला से आ रही है कि वहां पे जी मैं वही कह रहा हूँ कि दुनिया का सबसे महंगे प्लेन से चलता है जी, वो दुनिया के सबसे महंगे प्लेन से चलता है, दुनिया की महंगी कार से चलता है। तो आप समझिए ना कि वो देश का मान बढ़ाता है कि आज हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इतने उससे रहता है। ये हिंदुस्तान की इससे ज्यादा और क्या प्रशंसा की जाए, और इस पर क्या प्रशंसा किया है। इस देश का भले ही 80 करोड़ लोग एक वक्त की रोटी खाने को मोहताज हो, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री तो इतने शान से रह रहा। तो जो 5 करोड़ रुपया पर डे प्रधानमंत्री खर्च करता है, तो आप समझिए ना कि उससे अच्छा और क्या होगा, इससे ज्यादा और भारत की समृद्धि का सबूत क्या होगा। तो ये आप जान लीजिए ना बिल्कुल कि भले ही किसी के पास में हर चौथा व्यक्ति हिंदुस्तान में सार्वभौमिक रूप से गरीब हो, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री तो इतना अमीर है। तो इस बात को समझिए, क्योंकि उसके दोस्त जो हैं, जो वो 100 दोस्त हैं, वो दुनिया के अमीरी की लिस्ट में शामिल हो गए। तो आप समझिए कि उस स्थिति में फिर हमको गर्व करना चाहिए। जी मैं एक बात समझ सकता हूँ, आपका भी अनुभव काफी है, थोड़ा अंदर रह के मेरा भी अनुभव हो जाता है कि भारत के जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, चाहे वो अटल जी रहे हों, मनमोहन सिंह रहे हों, IK गुजराल साहब, देवगौड़ा साहब, या बाकी भी उससे पहले रहे हैं, चंद्रशेखर जी थे, चरण सिंह थे, सारे सादगी पसंद थे। एक्चुअली आप उनके कपड़े और जो पहनते थे, आनंद जी ने तो किताब भी बड़ी अच्छी लिखी हुई है, अभी तो बाकी सब भी आप प्रबुद्ध विद्वान रहे हैं, तो आपका ज्यादा अनुभव रहा है कि इंटरेक्शन का। वो सादगी पसंद प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और लाल बहादुर जी जो एक तरह से उसकी पराकाष्ठा हुआ करते थे, गुलजारी लाल नंदा साहब थे, तो ये सब सादगी वाले प्रधानमंत्री हुआ करते थे, सादगी के साथ रहते थे। कि एक वो भी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपनी कार खरीदने के लिए 5,000 का लोन भी लिया था, प्रीमियर फिएट कार उस टाइम खरीदने के लिए। तो ये उदाहरण हमारे सामने है, इसी देश के प्रधानमंत्री के हैं। लेकिन फिलहाल तो देश कोई और चला रहा है, और वो सबको पता है कौन चला रहा है। यही देश का दुर्भाग्य है जब देश के कर्णधार अपने देश की नीतियों को कुछ ऐसे लोगों के हाथ में सौंप दें, और वो जब दिनेश जी इस जगह पंडित नेहरू के भी जिक्र की जरूरत है। पंडित नेहरू का सारा खर्चा वो अपने पैसे से चलाते थे, सरकार के पैसे से नहीं चलाते थे। ये अंतर। और आज के समय में हमारा प्रधानमंत्री जो कपड़े भी पहन रहा है, 10 लाख रुपए का सूट, वो भी सरकारी पैसे से हो रहा है। जो मशरूम 2.5 लाख रुपए किलो वाला खा रहा है, वो भी सरकारी पैसे का खा रहा है। उसके बारे में मुझे नहीं पता कि वो 2.5 लाख का मशरूम खा रहे हैं। दिस इज माय डिस्क्लेमर फ्रॉम आवर साइड कि वो हमें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। भगवान करे वो अच्छे से अच्छा खाना खाएं, सेहतमंद रहें, हमारी ये दुआएं हैं उनके लिए। लेकिन इस देश का स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में ना दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा, अजय जी, राकेश जी, आनंद जी, कि आपने कीमती वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े। और दर्शक मित्रों, हमें दीजिएगा आज्ञा। धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत।